हे गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू देवभूमि करियर पॉइंट। आशा करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, काफी अच्छी आपकी स्टडी चल रही होगी। तो आज देखेंगे उत्तराखंड सामान्य अध्ययन प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस टेस्ट नंबर 50, यानी कि हाफ सेंचुरी आज हो चुकी है इस सेशन की। और लगभग पिछले 5-7 सालों के जितने भी महत्वपूर्ण उत्तराखंड के क्वेश्चन पूछे गए थे पूर्व परीक्षाओं में, उनको हमने कवर कर लिया है। और अभी भी ये सीरीज आगे बढ़ेगी क्योंकि अभी बहुत से प्रश्न रह गए हैं जिनको हम कवर करेंगे। ठीक है, तो बहुत महत्वपूर्ण ये सेशन है। इसके अलावा इसके साथ साथ अन्य सेशन मैं आपको दे रहा हूँ यूट्यूब चैनल पे, जैसे कुमाऊनी गढ़वाली, लोकोक्ति, शब्दावली, स्पेशल फैक्ट क्लासेज हो गया, उत्तराखंड रिवीजन महाकुंभ क्लासेज हैं, पीवाईक्यू सेशन है, करंट अफेयर्स के एमसीक्यूज वाले टेस्ट हैं। उसके अतिरिक्त और भी आपको जो कंटेंट दिया जा रहा है आगामी यूके ट्रिपल एससी एंड यूके पीएससी परीक्षाओं के लिए बहुत ज्यादा उपयोगी है। ठीक है, और जो आपका री एग्जाम होना है अभी, उसके लिए आप सभी लोग लगातार मेहनत करते रहें, टेस्ट सीरीज लगाएं, पीवाईक्यू लगाएं और जो भी अपने नोट्स बनाए उसका रिवीजन करते रहें। सिलेबस से बाहर और नया कुछ भी ना पढ़ें। इस बीच जितनी आपने पढ़ाई की है, जो भी आपने सिलेबस कवर किया, उसी के आधार पर पीवाईक्यू लगाएं और मॉक टेस्ट लगाएं और फुल लेंथ प्रैक्टिस सेट अवश्य लगाएं। मैं बार बार बोलता हूं, आपके लिए री एग्जाम के लिए री एग्जाम टेस्ट सीरीज का कोर्स है 10+10 वाला। बाकी हमेशा के लिए ग्रुप सी की जो आगामी परीक्षा है उनके लिए 50 एवरग्रीन फुल लेंथ प्रैक्टिस सेट वाला कोर्स है बाइलिंगुअल, आयोग के लेटेस्ट पैटर्न पर, उसको आप लगा सकते हैं। ठीक है, तो चलिए देखेंगे आज उत्तराखंड जीके पीवाईक्यू टेस्ट पार्ट 50 अर्धशतक और बहुत बेहतरीन क्वेश्चनों के साथ। ये क्वेश्चन आपको लग सरल रहे होंगे, लेकिन मान के चलिए दोस्तों, ये एवरग्रीन पीवाईक्यू हैं जो हर दूसरे या तीसरे एग्जाम में रिपीट होते हैं। इन क्वेश्चनों को आप हल्के में मत लेना। वन लाइनर एमसीक्यूज देख के ये मत सोचना कि ये क्वेश्चन बहुत आसान है। ये पीवाईक्यू क्वेश्चन है और इनके आसपास के फैक्ट हम इस वीडियो में कवर करते हैं, इसीलिए पीवाईक्यू सेशन महत्वपूर्ण है। डिटेल्ड एनालिसिस जहां पर जो क्वेश्चन का जरूरी होता है। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन है, उत्तराखंड में आबकारी व्यवस्था को किसने लागू किया था? तो उत्तराखंड में देखिए, जो आबकारी व्यवस्था थी या आबकारी महकमा था, किसके द्वारा स्थापित हुआ था? मैंने आपको बताया ये कई बार। उत्तराखंड में जो पहला आबकारी विभाग बना था, आबकारी विभाग की स्थापना हुई थी आपका विलियम ट्रेल के समय पे। ठीक है, कब किया था ट्रेल ने आबकारी विभाग को स्थापित? 1822 में, 1822। तो कुमाऊं में सबसे पहले क्या बना था? आबकारी विभाग बना था। ठीक है, आबकारी विभाग 1822 में, बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। ऐसे 1822 में जो था आपका कुली बिगाड़ का अंत करने के लिए इस विलियम ट्रेल ने क्या किया था? आपका खच्चर सेना का भी गठन किया था। इसने एक म्यूल आर्मी बनाई, खच्चर सेना। ठीक है, अब काफी बच्चों का भी कमेंट में देख रहा था कि बाइलिंगुअल लाओ क्वेश्चनों को। देखिए, टाइपिंग का इतना टाइम नहीं मिल पाता, जैसे भी मैं आपके लिए सेशन लाता हूँ तो जहां जहां जरूरी होगा तो वहां पे मैं आपको बताते रहूंगा। ठीक है, तो जो हमारा म्यूल आर्मी थी, म्यूल आर्मी भी विलियम ट्रेल के द्वारा इसका फॉर्मेशन 1822 में हुआ। और आबकारी जो डिपार्टमेंट था, ठीक है, इसका भी फॉर्मेशन कब हुआ था? आपका 1822 में हुआ था। ठीक है, दोनों ही आप अच्छे से याद रखना। चलिए आगे बढ़ेंगे। अंग्रेजों ने किस वर्ष गोरखा शासकों को उत्तराखंड में परास्त किया था? यानी कि क्वेश्चन में सीधे सीधे पूछ रहा है, उत्तराखंड में जो हमारा औपनिवेशिक काल की एंट्री हुई थी वो किस वर्ष से हुई थी? ठीक है, तो देखिए, औपनिवेशिक जो संघर्ष था 1814 में शुरू हो गया था। दो तरीके से क्वेश्चन को समझेंगे। औपनिवेशिक संघर्ष, ठीक है, औपनिवेशिक संघर्ष का मतलब क्या है आपका? औपनिवेशिक जो हमारा कॉलोनियल पीरियड था, कॉलोनियल पीरियड का जो स्ट्रगल था, यानी कि जो वॉर शुरू हो गई थी गोरखाओं और अंग्रेजों के बीच में, वॉर तो 1814 में ही शुरू हो गई थी। लेकिन यहाँ पर बोल रहा है कि अंग्रेजों ने किस वर्ष गोरखा शासकों को पराजित किया। अल्मोड़ा छोड़कर गोरखा शासक जो भागे थे उत्तराखंड की धरती से, तो वर्ष चल रहा था 1815 का। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो अल्मोड़ा को छोड़ा गोरखाओं ने। यहाँ पर क्या होती है? संगोली की संधि होती है, लेकिन वो अनऑफिशियल संधि थी क्योंकि नेपाल राज दरबार इस संधि को मानने से इनकार कर देता है। बाद में फिर ब्रिटिशर्स के द्वारा चढ़ाई की जाती है, चंपारण के क्षेत्र से भी चढ़ाई होती है, तो काठमांडू ना पहुंच जाए अंग्रेज, इस भय से फिर से रिवाइज की जाती है इस ट्रीटी को। और फाइनली 1816 में, 1816 में संगोली की जो ट्रीटी थी उसको साइन किया जाता है नेपाल राज दरबार के द्वारा। उनके दो रिप्रेजेंटेटिव वहां पे आते हैं। ठीक है, गजराज मिश्र थे और एक नाम और मैं अभी रिकॉल नहीं कर पा रहा, दो लोगों के द्वारा वहां पे साइन किया जाता है। तो फाइनली फिर संगोली संधि होती है, लेकिन अंग्रेज 1815 में ही इस युद्ध को जीत चुके थे। अंग्रेजों द्वारा उत्तराखंड में चाय का बीज कहां से मंगाया गया था? तो ये क्वेश्चन भी बहुत बनता है, बहुत ध्यान से आपने देखना है। देखिए, अंग्रेजों ने क्या किया था? चाय की खेती को शुरू किया था उत्तराखंड की धरती में। उत्तराखंड में चाय की खेती जो थी, सबसे पहले 1824 का जब वर्ष चल रहा था, एक पादरी था विशप हैबर। ठीक है,
तो बिशप हैबर जो पादरी था उसने बोला कि कुमाऊं की जो धरती है ये चाय की खेती के लिए अनुकूल है भाई। जंगली पौधे के रूप में चाय के पौधे उगे हुए हैं, फिर भी तुम्हारा ध्यान नहीं गया, कैसे बेवकूफ हो तुम। अंग्रेज जो एडमिनिस्ट्रेशन था अंग्रेजों का, उनको बताया गया बिशप हैबर के द्वारा। अंग्रेजों ने बोला यार ये कैसी बात है भाई, हमें पता ही नहीं, हम तो चाइना से चाय मंगा रहे हैं, हम तो और जगह से चाय इंपोर्ट कर रहे हैं। तो बोला भाई यहाँ इतनी अच्छी चाय हो रही तो क्यों ना यहाँ पे चाय के बागानों को डेवलप किया जाए। ठीक है, तो हैबर अपनी पत्रिका में लिखता है कि कुमाऊं की मिट्टी जो थी और उसका जो टेम्परेचर था कुमाऊं क्षेत्र का, ये बहुत ही ज्यादा चीन के चाय की खेती का जैसा ही है। चीन में जो चाय की खेती होती है वैसा ही मौसम, क्लाइमेट वगैरह सब कुछ है, चाय की खेती यहाँ पे की जाए। तो इसलिए चीन से ही सबसे पहले अंग्रेजों ने चाय का बीज मंगवाया था। इसमें ऑप्शन ए राइट आंसर जो होगा, ध्यान रखेंगे। और 1834 में चाय कमेटी का गठन हुआ था और 1834 में ही ये चीन से चाय का बीज मंगाया गया था, 1834 में, 1834 के वर्ष में। ठीक है, अब पीवाईक्यू देखने क्यों महत्वपूर्ण है, तब आपको अभी लग रहा होगा, देखिए एक क्वेश्चन से बहुत से क्वेश्चन निकलेंगे। और 1834 में ही जब चाइना से चाय का बीज मंगवाया गया तो 1834 में ही मसूरी के निकट आपने देखा होगा झड़ी पानी, तो मसूरी के झड़ी पानी में चाय प्रशिक्षण के लिए सबसे उपयुक्त इस क्षेत्र को माना गया और यहाँ पर एक चाय प्रशिक्षण सेंटर भी खोला गया। और 1835 में कलकत्ता से 2000 पौधों की पहली खेप कुमाऊं में आई, जिसको अल्मोड़ा के पास लक्ष्मेश्वर और भीमताल के पास भरतपुर में रोपित किया गया। यानी कि लक्ष्मेश्वर और भरतपुर में चाय का बागान स्थापित हुआ। तो पूरी कहानी है भाई। ठीक है, एक चाइनीज भी आएगा चाय की खेती के विश्लेषण के लिए, चीन का एक विशेषज्ञ भी आया था, असाई वोंग। ठीक है, ये भी आयोग ने पूछा किसी पूर्व एग्जाम में, असाई वोंग नामक चीनी चाय विशेषज्ञ भी आता है, ये आपको ध्यान रखना है। कब आया था भाई, ये भी क्वेश्चन बनता है। तो 1850 का जब वर्ष था, 1850 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने भैया निमंत्रण भेजा इस स्पेशलिस्ट को, चाय की खेती का स्पेशलिस्ट था ये, तो चीनी चाय विशेषज्ञ आया था। ठीक है, असाई वांग, ध्यान रखना है। 1850 में, कहीं कहीं पे इसका नाम एसाई वांग भी होता है, अब अलग अलग दिया है किताबों में, प्रोनाउंसिएशन का थोड़ा अंतर आ जाता है। अब देखिए एक छोटे क्वेश्चन से कितने क्वेश्चन निकल रहे हैं, इसीलिए बोल रहा हूँ कि पीवाईक्यू सेशन बहुत महत्वपूर्ण है आपके लिए। 1815 ईस्वी में उत्तराखंड में प्रथम डाक प्रणाली किसने विकसित की थी? तो उत्तराखंड में जो पहली डाक प्रणाली थी यानी कि पोस्टल सर्विस, तो पोस्टल सर्विस किसने शुरू की थी? पोस्टल सर्विस शुरू करने वाला जो पहला कमिश्नर था वो था आपका गार्डनर, और ये पौड़ी और देहरादून, नहीं माफ कीजिएगा, सी हो जाएगा, अल्मोड़ा और श्रीनगर के मध्य हुआ था ये। ठीक है, सी आंसर इसमें सही है। तो राज्य में पहली डाक प्रणाली जो पोस्टल सर्विस शुरू हुई थी अल्मोड़ा से श्रीनगर के बीच में शुरू हुई थी। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। और अल्मोड़ा श्रीनगर के बीच में डाक व्यवस्था को शुरू करने का श्रेय किसको गया था? ये आपका गार्डनर को जाता है, गार्डनर के समय हो गया था। कुमाऊं का जो पहला कमिश्नर था एडवर्ड गार्डनर। ठीक है, ई गार्डनर भी हम इसको बोलते हैं। तो इसके टाइम पर ये शुरू हुई थी, कब हुई थी? 1815 में। अब 1815 में जब कुमाऊं कमिश्नरी बनी थी भाई, तो कुमाऊं कमिश्नरी बनने के कुछ टाइम तक गार्डनर यहीं पे रहा था ना, ऐसा थोड़ी था कि सीधे विलियम ट्रेल आ गया एक महीने बाद, ऐसा नहीं था। कुछ महीनों तक गार्डनर यहाँ पे कमिश्नर रहा था। उसके बाद वो कहाँ चले जाता है? काठमांडू राज दरबार में चलता है। जब संगोली की संधि की पुष्टि होती है, कब होती है संगोली संधि की पुष्टि? होती है 13 अप्रैल 1816, 1816। जब संगोली की संधि की पुष्टि हुई 13 अप्रैल 1816 को, तो उसके बाद, क्योंकि संगोली की संधि में क्या क्या कंडीशंस थी, मैंने आंग्ल गोरखा युद्ध में आपको पढ़ाया है, उसमें ये कंडीशन थी कि गोरखाओं को सेना में भर्ती कराया जाए, काली नदी के पार का क्षेत्र गोरखाओं को दे दिया जाए। ठीक है, इसके अलावा एक कंडीशन और थी, मतलब जो अंग्रेजों ने रखी थी, मैं बोल रहा हूँ कि गोरखाओं को हम सेना में भर्ती करेंगे, काली नदी के पार गोरखा चले जाएं, काली नदी बॉर्डर के रूप में होगी। इसके अलावा जो बुटवल प्रांत उसमें मेन कॉज था, उससे भी वो पार चले जाएं। और एक और उसमें बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट था कि एक अंग्रेजों का क्या रेजिडेंट काठमांडू में रहेगा, जैसे आज एम्बेसी में रहते हैं ना जो हमारे IFS ऑफिसर होते हैं, अलग अलग देशों में रहते हैं, ऐसे उसमें ब्रिटिशर्स ने बोला कि एक हमारा रेजिडेंट तुम्हारे काठमांडू दरबार में रहेगा। इसको नहीं मान रहे थे ये गोरखा लोग, लेकिन फिर बाद में मानना पड़ा। तो 13 अप्रैल 1816 को जब सिंगोली संधि ऑफिशियली साइन हुई, तो उसके बाद हमारा जो एडवर्ड गार्डनर था वो चले गया कहाँ पे? काठमांडू में। और यहाँ पर कुमाऊं का फिर नेक्स्ट कमिश्नर बैठ जाएगा गद्दी पर, जिसका नाम है जॉर्ज विलियम ट्रेल। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। अल्मोड़ा पुलिस थाना जो पर्वतीय क्षेत्र का पहला थाना था, कब बनाया गया था? तो अल्मोड़ा पुलिस थाने की जो स्थापना हुई थी ना, अल्मोड़ा पुलिस थाने की स्थापना हुई थी विलियम ट्रेल के टाइम पर। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का, अल्मोड़ा का जो थाना बना था ये आपका, माफ कीजिएगा, ट्रेल के समय नहीं होगा। ठीक है, करेक्शन करेंगे थोड़ा इसमें। अल्मोड़ा का जो थाना बना था ये आपका ट्रेल के समय नहीं बना था, ये आपका जो तीसरा कमिश्नर आएगा ना, तीसरे कमिश्नर के टाइम पीरियड पे बना था, जिसका नाम था आपका
गोबन, ठीक है। तो गोबन के टाइम पर ये बना था, गोबन, जिसका कार्यकाल रहा था 1836 से लेकर 1838 तक, ठीक है। तो इसके टाइम पर पहला पुलिस थाना बना था अल्मोड़ा में, ठीक है। अभी अल्मोड़ा जेल की बात नहीं हो रही है। अगर अल्मोड़ा जेल की मैं बात करूंगा तो अल्मोड़ा जेल की जो स्थापना हुई थी ये आपका किसके टाइम पर हुई थी, विलियम ट्रेल के टाइम पर। जबकि अल्मोड़ा में जो थाना बना था, पुलिस स्टेशन, यहाँ पर जेल की बात नहीं रही, पुलिस स्टेशन जो बना था 1837 में। इसके बाद नैनीताल में पुलिस स्टेशन स्थापित होता है 1843 में, ठीक है। ये भी आपको याद रखना है। नैनीताल में कब बना था पुलिस स्टेशन, 1843 में। क्लियर, चलिए। तो ये समझ में आ गया ना, थाना अलग चीज है और जेल अलग चीज है, गोबन के टाइम पर बनी थी। कुमाऊं और गढ़वाल की पहली जेल कब स्थापित हुई, देखिए वही क्वेश्चन जो मैं ऊपर रिपीट कर रहा था वो आ गया। कुमाऊं और गढ़वाल की पहली जेल जो बनी थी 1816 में बनी थी, ये अल्मोड़ा में बनी थी। और इसको स्थापित किया था तत्कालीन कमिश्नर किसने, ट्रेल ने। जेल जो बनी थी पहली ट्रेल के टाइम पर 1816 में, जबकि पुलिस थाना अल्मोड़ा में पहला बना 1837 में, गोबन के टाइम पर, ठीक है। दोनों पॉइंट अलग अलग है, इसको याद रखना है, गलत नहीं करना एग्जाम में क्वेश्चन। ब्रिटिश काल में नैनीताल में किस वर्ष भारी भूस्खलन हुआ था, तो देखिए नैनीताल में भारी भूस्खलन हुआ, एक हैवी लैंडस्लाइड हुआ था 1867 में। 1867 इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो भी ऑप्शन में है नहीं, ठीक है। 1967 है, गलत है सभी। तो अच्छा, भारी भूस्खलन पूछा है, पहला नहीं पूछा, माफ कीजिएगा, इसमें 1880 सही हो जाएगा, ठीक है। तो ब्रिटिश काल में नैनीताल में भारी भूस्खलन जो हुआ था 1880 में हुआ था। अगर नैनीताल में पहला भूस्खलन पूछे एग्जाम में कभी, नैनीताल में पहला भूस्खलन जो हुआ था, पहला लैंडस्लाइड, ठीक है, ब्रिटिशर्स के बसने के बाद, ये 1867 में हुआ था, 1867 में। जब नैनीताल में पहला भूस्खलन हुआ था 1867 में, इसमें कमिश्नर था रैमजे। तो रैमजे ने इसको देखते हुए बोला भाई इसके लिए एक अलग से कमेटी की आवश्यकता है, इसलिए इसने क्या बनाई थी, हिल साइड सेफ्टी कमेटी। हिल साइड सेफ्टी कमेटी, ये भी एग्जाम में पूछा गया कब बनी थी। तो हिल साइड सेफ्टी कमेटी की स्थापना हुई थी 1867 में, रैमजे के टाइम पीरियड पे, जब नैनीताल में पहला भूस्खलन हुआ। लेकिन इसके 13 वर्ष के बाद 1880 में नैनीताल में एक भारी भूस्खलन हुआ, जिसमें काफी लोगों की मृत्यु भी हो गई थी, ठीक है। बहुत एक बड़ा भूस्खलन था ये नैनीताल का, जिससे एक हिसाब से देखा जाए तो बहुत सी चीजें वहां पर डैमेज भी हुई उस समय नैनीताल वाले इस भूस्खलन में। तो इसके बाद रैमजे ने क्या किया, लगभग 79 किलोमीटर की लंबी निकास नालियों की स्थापना भी की उसने, झील को देखते हुए, उसके आसपास का एरिया जो था, ठीक है, ये देखते हुए। तो ये दोनों पॉइंट आपको याद रखना है। अगर क्वेश्चन बनेगा नैनीताल में पहला लैंडस्लाइड तो 1867, नैनीताल में एक हैवी लैंडस्लाइड कब हुआ था तो 1880 में, बी आंसर। खलंगा देहरादून में आंगल नेपाल युद्ध में ब्रिटिश सेना का नेतृत्व किसने किया था, तो देखिए जब हमारा खलंगा वाला अभियान हो रहा था, एक तरफ खलंगा के किले में नेपाली सैनिक थे, गोरखा सैनिक थे, और दूसरी तरफ इसमें ब्रिटिश सेना को लीड करने वाला जो व्यक्ति था वो कौन था, मेजर जनरल गिलेस्पी था, ठीक है। बी आंसर इसमें सही हो जाएगा, मेजर जनरल जिलेस्पी इसमें शामिल था। तो देखिए जिलेस्पी इस युद्ध में मारा गया, ठीक है, जिलेस्पी जो था इस युद्ध में मारा गया, और जो इसका सामना कर रहा था उसमें गोरखा सैनिक बलभद्र थापा यहाँ से बच निकला, ठीक है। बाद में हिमाचल प्रदेश में एक अभियान में उसकी मृत्यु हो जाती है, वो अलग बात है। लेकिन चंद गोरखा सैनिकों ने भारी ब्रिटिश सेना को काफी दिनों तक रोका रहा। नाला पानी जो क्षेत्र है हमारा देहरादून में, तपोवन के आसपास, नाला पानी से ऊपर आपने देखा होगा ना, मैंने इसकी वीडियो भी दी थी आपको, जहां पर इन दोनों का स्मारक भी बना हुआ है, ठीक है। वॉर मेमोरियल है इन दोनों का खलंगा में, जिसमें मेजर जनरल जिलेस्पी का भी वर्णन है और बलभद्र थापा का भी वर्णन है। गोरखाओं की बहादुरी यहीं पे भाप गए थे, तभी तो इन्होंने बोला कि जो सिंगोली संधि थी उसमें एक पॉइंट ये डाला कि गोरखाओं को हम सेना में भर्ती करेंगे, ठीक है। तो ये चीजें थी इसमें। गढ़वाल और कुमाऊं के पर्वतीय क्षेत्रों में हाथ से बने कागज का वर्णन सबसे पहले किसने किया, तो गढ़वाल और कुमाऊं क्षेत्र में हाथ से बने कागज, और ये कागज किससे बनता था, बर्च ट्री से। बर्च ट्री मतलब भोजपत्र, ठीक है, भोजपत्र से निर्मित कागज। और इसका वर्णन क्या था सबसे पहले, वॉल्टन ने, ठीक है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है, वॉल्टन ने इसका उल्लेख किया है। अगला देखिए, उत्तराखंड में फॉरेस्ट ग्रीवेंस कमेटी का गठन कब हुआ था, तो देखिए 1911 से लेकर 1917 तक का जो समय था, उत्तराखंड में बहुत सी वन समस्याएं उपजी और एक विशाल आंदोलन उठने लगा था, लोगों में बहुत आक्रोश था। इसी बीच 1916 में कुमाऊं परिषद की भी स्थापना होती है, कुमाऊं यूनियन। इसका मुख्य एजेंडा बोल सकते हैं, मुख्य ऑब्जेक्टिव था इन फॉरेस्ट जो प्रॉब्लम्स थी, फॉरेस्ट की प्रॉब्लम्स थी, उनका सॉल्यूशन करना। अब जब 1911 से लेकर 1917 के बीच भारी विरोध प्रदर्शन होने लगे, वनों की समस्याएं बढ़ने लगी, तो इसको देखते हुए फॉरेस्ट ग्रीवेंस कमेटी स्थापित होती है 13 अप्रैल 1921 को। और इस समय जो कुमाऊं कमिश्नर था इसका नाम था पर्सी विंडम,
ठीक है। तो पर्सी विंडम ने बोला भाई फॉरेस्ट ग्रीवेंस कमेटी बनाओ, और ये इसका खुद अध्यक्ष बना। इसमें अध्यक्ष यही था, इसमें ज्योतिषी नेगी भी इसमें शामिल थे। इसको हिंदी में नाम था वन कष्ट अध्ययन समिति, वन कष्ट अध्ययन समिति, ठीक है, ये इसका नाम था, ध्यान रखना आपने। अंग्रेजों ने गढ़वाल कुमाऊं पर आधिपत्य कब स्थापित किया था? तो कुमाऊं और गढ़वाल अंग्रेजों के पास आ चुका था। डेट जो थी इसकी वो थी आपकी 27 अप्रैल 1815, ठीक है। गढ़वाल तो पहले जीत गए वो। उसके बाद जब लाल मंडी की संधि होती है तो लाल मंडी की संधि के साथ अल्मोड़ा भी कैप्चर कर लेते हैं ब्रिटिशर्स, ठीक है। तो वो डेट थी आपकी 27 अप्रैल 1815 की, सी आंसर हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट देखिए, उत्तराखंड में पहली बार वन पंचायतों का गठन कब किया गया? तो देखिए 1921 में मैंने क्या बताया आपको, वन कष्ट अध्ययन समिति बनी। वन कष्ट अध्ययन समिति बनने के साथ साथ आपको पता है 1921 में क्या हुआ, उत्तराखंड में कुली बेगार प्रथा का अंत हो गया। उसके बाद जो लोगों के वनों की समस्याएं थी इस पे भी काम होने लगा था। 1926 में हम देखते हैं कुमाऊं परिषद का विलय कुमाऊं कांग्रेस में हो गया, ठीक है, क्योंकि इसकी आवश्यकता थी नहीं, जो भी एजेंडे थे इसके वो पूरे हो चुके थे लगभग। और कुमाऊं में जो हमारे कांग्रेस के ही लोग इसमें शामिल थे। कुमाऊं को जो कांग्रेस की भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस थी उसी के लोग इसमें शामिल थे, तो उन्होंने बोला अलग अलग संगठन बनाना ठीक नहीं है, चलो इसी को इसमें मर्ज कर देते हैं। तो ये चीजें हुई थी, ठीक है, क्योंकि इसकी आवश्यकता रह नहीं गई थी। और इसके अलावा देखिए आपका उत्तराखंड में अलग अलग जगहों पर आजाद पंचायतों का निर्माण हो रहा था अपने वन अधिकारों को लेकर। इसको लेकर एक ऑफिशियल अधिसूचना जारी हुई और ब्रिटिश सरकार ने पहली बार वन पंचायतों का गठन किया। तो आज भी आप देखते हैं वन पंचायतें अस्तित्व में है उत्तराखंड में, ठीक है, वन पंचायतें आज भी अस्तित्व में है ग्राम पंचायतों की तरह उत्तराखंड में। और ये वन पंचायतें केवल जो हमारे पर्वतीय जनपद है उनमें ही है, जो मैदानी जनपद है हरिद्वार और उधमसिंह नगर में आपको देखने को नहीं मिलेगी वन पंचायतें, ठीक है। तो पहली बार वन पंचायतों का गठन कब हुआ था? तो राइट आंसर हो जाएगा 1931 में, बी आंसर इसमें सही हो जाएगा 1931 में। इससे पहले आजाद पंचायतें वगैरह बन चुकी थी 1930 वगैरह में। हेनरी रैमजे कुमाऊं का शासक कब नियुक्त हुआ था? तो हेनरी रैमजे बहुत ही महत्वपूर्ण नाम है उत्तराखंड में ब्रिटिश शासन की जब बात करेंगे तो ये नाम बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। रैमजे कुमाऊं का कमिश्नर बनने से पूर्व ये डिप्टी कमिश्नर के रूप में या असिस्टेंट कमिश्नर के रूप में काम कर चुका था। हेनरी रैमजे डलहौजी का चचेरा भाई था, डलहौजी, ठीक है, ध्यान रखेंगे। हेनरी रैमजे डलहौजी का चचेरा भाई था और डलहौजी का वास्तविक नाम क्या था? एंड्रयूज, जेम्स एंड्रयूज रैमजे, ठीक है। डलहौजी का वास्तविक नाम था जेम्स एंड्रयूज रैमजे, इसी का चचेरा भाई था हेनरी रैमजे। अब ये कुमाऊं का शासक बनता है, इससे पहले मैं बता चुका हूं क्या था, ये आपका असिस्टेंट कमिश्नर के रूप में काम कर चुका था। और इसने कुमाऊं कमिश्नर का जो ताज पहना 1856 में पहना। 1856 से लेकर 1884 तक, 1884 तक, पूरे 28 साल तक इसने कुमाऊं पे राज किया। अल्मोड़ा में हर व्यक्ति इसको जानता था, कुमाऊं के लोगों से कुमाऊनी बोलता था, गर्मियों में बिनसर में रहता था, जाड़ों में तराई भाबर में आता था, वहां पे व्यवस्थाएं वगैरह देखता था। तराई भाबर का बहुत अच्छा विकास किया इसने, इसलिए इसको तराई भाबर का विश्वकर्मा कहा जाता है। तराई इंप्रूवमेंट फंड की स्थापना की इसने। इसके अतिरिक्त इसने बहुत से अन्य काम किए थे, जैसे इसने कुमाऊं गढ़वाल के वनों को संरक्षित किया, कुमाऊं गढ़वाल में वन विभाग की स्थापना हुई, हिल साइड सेफ्टी की स्थापना हुई, वनों का संरक्षण इसी के टाइम पर हमारा शुरू हुआ था, ठीक है। इसके अलावा कुमाऊं में शिक्षा व्यवस्था की शुरुआत इसने की, 1857 के रिवोल्ट को इसने दबा दिया था, ठीक है। तो कहने का मतलब बहुत से काम इससे जुड़े हुए हैं, इसीलिए इस बंदे को कहा जाता है किंग ऑफ कुमाऊं, ठीक है। हालांकि गोरा था, हमें इससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन जो इसने प्रशासनिक सुधार किए इसकी वजह से इसको किंग ऑफ कुमाऊं कहा जाता है, ठीक है। ये आपको याद रखना है, कुमाऊं का बेताज बादशाह भी इसको कहते हैं, ये आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए, और भी बहुत काम है, अभी देखिए लेंदी हो जाएगा फिर वीडियो। कुमाऊं के किस अंग्रेज कमिश्नर के लिए कहा गया नो वकील नो दलील नो अपील, ठीक है। तो नो वकील नो दलील नो अपील, ये किसके संदर्भ में एक स्टेटमेंट दी गई थी? कौन सा कमिश्नर था जो ना तो कुछ सुनता था, ना तो कुछ बोलने देता था, और ना ही किसी की बातें, मतलब बिना बातों के, मतलब सीधे डिसीजन सुना देता था। कहने का मतलब नो अपील, नो दलील और नो वकील, सीधे ऑन द स्पॉट डिसीजन। और ये जो विशेषता थी ये किसकी थी? विलियम ट्रेल की, ठीक है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, विलियम ट्रेल के बारे में कहा जाता है, नो अपील, नो दलील और नो वकील, ठीक है। ट्रेल भाई अपने नियम कानून के हिसाब से चलता था। मान लीजिए जो उसमें गवर्नमेंट्स की जो भी हमारा जो चार्टर वगैरह था या जो भी गाइडलाइंस बनाई गई होंगी कुमाऊं कमिश्नर के बारे में, उनको नहीं मानता था, ये अपने हिसाब से चलता था, अपने बनाए नियमों के अनुसार चलता था, इसलिए इसके शासनकाल को नो अपील नो दलील नो वकील कहा जाता है, ठीक है। हालांकि एटकिंसन ने ट्रेल को
कमिश्नर ऑफ जस्टिस का है, न्याय का कमिश्नर का है, किसने? एटकिंसन ने, जो आपका इतिहासकार है। ठीक है, ये आपका रखना है। अब ट्रेल के बारे में एक और फैक्ट महत्वपूर्ण है, ट्रेल को कुमाऊं का वास्तविक कमिश्नर कहते हैं। ठीक है, रियल कमिश्नर ऑफ कुमाऊं। ठीक है, रियल कमिश्नर ऑफ कुमाऊं किसे कहा जाता है? तो ये आपका विलियम ट्रेल को कहा जाता है, ये आपको याद रखना है, क्योंकि गार्डनर थोड़े समय के लिए था ना। अगला देखिए, कुमाऊं भाबर खेतिहार न्यास निधि की स्थापना कब की गई थी? तो कुमाऊं भाबर खेतिहार न्यास निधि यानी कि ट्रस्ट था ये, इसकी स्थापना जो हुई थी वो आपका 1906 में की गई थी। ऑप्शन इसका राइट आंसर है। उत्तराखंड में सती प्रथा कब समाप्त हुई थी? देखिए, उत्तराखंड हो या भारत के संदर्भ में मैं बोलूं तो उत्तराखंड और भारत में सती प्रथा का समापन हुआ था 1829 में। ठीक है, अब कभी आपका ये क्वेश्चन बन सकती है, जब उत्तराखंड में सती प्रथा का समापन हुआ या समाप्त की गई, उस समय कुमाऊं कमिश्नर कौन था? तो कुमाऊं कमिश्नर कौन था? विलियम ट्रेल था। ट्रेल के समय में सती प्रथा का समाप्त हुई। भारत के संदर्भ में अगर हम देखते हैं तो सती प्रथा को समाप्त करने वाला विलियम बेंटिक था, और इसके लिए प्रयास करने वाले जो व्यक्ति थे वो थे राजा राम मोहन राय। इन्हीं के प्रयासों से सती प्रथा, ठगी प्रथा जैसी कुप्रथाएं भारत से समाप्त हुई थी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। कुमाऊं के चौथे कमिश्नर कौन थे? तो कुमाऊं कमिश्नरों का देखिए भाई, थोड़ा बहुत आपको एक लिस्ट पता होनी चाहिए कि कौन सा कुमाऊं कमिश्नर कब से कहां तक रहा था। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते देखिए हमारा कुमाऊं कमिश्नर कौन था फर्स्ट। तो कुमाऊं कमिश्नर पहला था आपका गार्डनर। गार्डनर रहा था आपका 1815 से लेकर अप्रैल 16 तक, 1816 तक। दूसरे नंबर पे आपका ट्रेल। ट्रेल का जो टाइम पीरियड था वो था 1816 से लेकर 1835 तक, 1835। इसके बाद देखिए मोजले स्मिथ नामक एक कुमाऊं कमिश्नर आता है जो कि अल्प समय के लिए रहा था। ठीक है, हालांकि बहुत जगह लिस्ट में काउंट नहीं किया जाता उसको। तीसरा कमिश्नर आप देखेंगे मैक्सिमम जगहों पे आपको दिखेगा कौन? विलियम माफ कीजिएगा, जॉर्ज गोबन दिखेगा तीसरा कमिश्नर। ठीक है, तो तीसरे नंबर पे आपका गोबन को ही हम लेंगे। गोबन का जो टाइम पीरियड था 1836 से लेकर आपका 38 तक। चौथा कमिश्नर देखिए विकल्प के हिसाब से यहाँ पर जो होगा, तो दिए गए विकल्प में अगर आप देखेंगे चौथा कमिश्नर हो जाएगा लुसिंगटन। ठीक है, लुसिंगटन, इसका पूरा नाम था जॉर्ज थॉमस लुसिंगटन। ठीक है, ये आपका 1838 से 48 तक रहा, 1838 से 1848 तक। कुमाऊं का पांचवा कमिश्नर कौन था? जॉन हेलिड बैटन। ठीक है, बैटन का टेन्योर रहा 1848 से लेकर 1856 तक। और छठा कमिश्नर कौन था? रेमजे का टेन्योर सबसे लंबा दिखेगा आपको, 1856 से लेकर 1884 तक, 28 साल तक पद पर बने रहने वाला एकमात्र कमिश्नर होगा। अगर कभी क्वेश्चन ये भी बनेगा आपका कि सबसे लंबा जो शासनकाल है किस कुमाऊं कमिश्नर का रहा, तो हेनरी रेमजे। 1921 में गठित कुमाऊं फॉरेस्ट ग्रीवेंस कमेटी का अध्यक्ष कौन था? तो मैं बता चुका हूं, पी विंडम इसका अध्यक्ष था। ठीक है, 1857 के सैन्य विद्रोह के समय कुमाऊं कमिश्नर कौन था? ये भी बता चुका हूं हमको, हेनरी रेमजे कुमाऊं कमिश्नर था। और हेनरी रेमजे ने बहुत आसानी से इस 1857 की क्रांति को उत्तराखंड में खत्म कर दिया था। अब देखिए इसके बहुत से रीजन थे। पर्वतीय क्षेत्र के लोगों को तो पता भी नहीं चला कि ऐसी कोई क्रांति देश में आ चुकी है। मैदानी भागों में जो छिटपुट क्रांति हुई उस पर आसानी से इन्होंने नियंत्रण पा लिया। हेनरी रेमजे की इसमें सहायता की थी टिहरी रियासत ने भी, क्योंकि टिहरी रियासत को वापस देने में ब्रिटिशर्स का मेन रोल था। तो टिहरी के राजा हमेशा से राजभक्त रहे थे किसके? ब्रिटिशर्स के। ठीक है, तो ये पूरी जो सेना थी, पूरी सहायता थी टिहरी के राज्य ने दी रेमजे को। इसके अलावा रेमजे के लिए रणवीर सेना आई थी, गोरखाओं की रणवीर सेना। ठीक है, नेपाल दरबार ने एक सेना भेजी, रणवीर सेना। तो दो टाइप के मतलब बहुत बड़े बड़े सपोर्ट हो रहे थे, और दो जगहों पे मेनली ये क्रांति का इम्पैक्ट हुआ था। एक तो बिशुनपट्टी के कालू मेहरा जो थे, उन्होंने ये क्रांति शुरू की थी, काले खां हल्द्वानी पहुंच गया था। एक देहरादून में आपका क्रांति का असर दिखता है। लेकिन उसके बाद जो क्रांतिकारी पकड़े गए उनको चांदमारी दी गई, सूली के डांडा में, फांसी के गधेरे में उनको लटकाया गया। उसकी वजह से क्या होगा, लोगों में भय बैठ गया। ठीक है, कालू मेहरा को बहुत सी जेलों में घुमाया गया, उनके साथियों को मौत की सजा दी गई, तो लोग डर गए। तो बहुत आसानी से मतलब इसने क्या किया था, इस रिवोल्ट को खत्म कर दिया था यहाँ पे। ठीक है, उत्तराखंड में होम रूल लीग की स्थापना कब हुई थी? तो उत्तराखंड में देखिए होम रूल लीग की स्थापना, इसमें बहुत से बच्चे बोलते हैं यार भारत में होम रूल लीग की स्थापना बाद में, उत्तराखंड में पहले कैसे हो गई? होम रूल लीग की बात पहले से चल रही थी। जितने भी किताबों में आप डेटा देखेंगे वहां पर आपको यही वर्ष मिलेगा। भारत में जो होम रूल लीग की स्थापना हुई थी 1916 में हुई थी। 1916 में ये एनी बेसेंट के द्वारा इसको स्थापित किया गया था। ठीक है, अब एनी बेसेंट की जो ये हमारी होम रूल लीग थी, इससे पहले हमारे उत्तराखंड राज्य में 1914 में होम रूल लीग स्थापित हो चुकी थी। तभी आपका एक कटाक्ष भी करते हैं, कौन? हमारा राज्य के एक नेता थे बद्रीदत्त पांडे जी। बद्रीदत्त पांडे जी जब हमारे तिलक से मिले थे,
कहाँ मिले थे? बनारस में। 1905 में आप सभी को पता है तिलक जी से भेंट होती है, बद्रीदत्त पांडे जी की। पांडे जी बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस थे इनसे। उसके बाद जब हमारा 1916 का जो हमारा समय चल रहा था, जब भारत में ये होम रूल लीग की स्थापना होती है, तो उस समय बद्रीदत्त पांडे जी का स्टेटमेंट आता है। वो बोलते हैं कि हमने छली बुढ़िया वाली लीग नहीं खोली है, हमने वास्तविक होम रूल लीग खोली है, हमने छली बुढ़िया वाली होम रूल लीग नहीं खोली है। छली बुढ़िया किसको बोला? एनी बेसेंट को, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना, कुमाऊं में होम रूल लीग 1914, भारत में 1916 में। तराई इंप्रूवमेंट फंड की स्थापना कब हुई थी? तो देखिए मैंने आपको क्या बोला था, तराई इंप्रूवमेंट फंड ये बना था आपका 1883 में। और तराई इंप्रूवमेंट फंड की स्थापना किसने की थी? तो ये कुमाऊं कमिश्नर हेनरी रैमजे ने ही की थी। अब क्यों की थी? देखिए उस समय कुमाऊं कमिश्नर को लगा कि जो तराई भाबर का क्षेत्र है ना, ये डेवलपमेंट बिल्कुल नहीं थी वहां पे, ना रोड थी वहां पे, महामारी फैलती थी, हैजा मलेरिया होता था। तराई के जो बहुत ही भयानक जंगल थे, उन जंगलों में चोर उचक्के डाकू लोग छुपे रहते थे, तो लोग घबराते थे वहां बसने के लिए। तो उसके बाद क्या किया, तराई भाबर के विकास के लिए हेनरी रैमजे ने तराई इंप्रूवमेंट फंड की स्थापना की 1883 में। तराई क्षेत्र में नहरों का जाल बिछाया। उसके अलावा उसने तराई क्षेत्र में बहुत से विकास कार्य किए, सड़कें बनाई और लोगों को वहां बसने के लिए प्रेरित किया। फ्री जमीनें दी गई, चोर उचक्कों को पकड़ने के लिए पुलिस वगैरह लगाई गई, ठीक है, उनका भय खत्म किया गया। तो तराई भाबर का समुचित विकास किया था हेनरी रैमजे ने। इसीलिए हेनरी रैमजे को बहुत से इतिहासकार क्या बोलते हैं? तराई भाबर का विश्वकर्मा। तराई भाबर, ठीक है, तराई भाबर का विश्वकर्मा किसे कहा जाता है? तो तराई भाबर को पूरा आबाद करने में इसी का हाथ था, इसीलिए इसको ये टाइटल दिया जाता है। अगला देखिए 1917 ईस्वी में कुमाऊं परिषद के पहले अल्मोड़ा अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो कुमाऊं परिषद की स्थापना आपकी 1916 में हुई थी और इसका जो पहला अधिवेशन हुआ था अल्मोड़ा में हुआ था, ठीक है। और अल्मोड़ा में जो अधिवेशन हुआ था इसकी अध्यक्षता किसने की थी? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका जयदत्त जोशी, ठीक है, बी आंसर हो जाएगा जयदत्त जोशी, ठीक है। तो मैंने इस पे एक ट्रिक दी आपको, आप देखना कुमाऊं परिषद के अधिवेशन याद रखने की बेस्ट ट्रिक आप देखना बाय देवभूमि करियर पॉइंट, बहुत अच्छे से आपको याद हो जाएगा, ठीक है। तो पहला जो अधिवेशन हुआ था इसका अल्मोड़ा में हुआ था, ठीक है। अध्यक्षता किसने की थी आपकी? जयदत्त जोशी जी ने की थी, जयदत्त जोशी जी, ठीक है। कब हुआ था? 1917 में, 1917 में पहला अधिवेशन। इसके बाद दूसरा अधिवेशन हुआ था इसका, ठीक है, कहां पे हुआ था? हल्द्वानी में। हल्द्वानी में जो अधिवेशन हुआ था तारादत्त गैरोला जी ने इसकी अध्यक्षता की थी, ठीक है। तीसरा अधिवेशन कहां हुआ था? 1919 में कोटद्वार में हुआ था, ठीक है। अध्यक्षता किसने की? बद्रीदत्त जोशी जी ने, ठीक है। चौथा अधिवेशन बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि इसी अधिवेशन के तुरंत बाद उत्तराखंड में कुली वगैरह प्रथा का अंत हो गया, ठीक है। तो कहां हुआ था? काशीपुर में चौथा अधिवेशन। अध्यक्षता किसने की? हरगोविंद पंत ने, ठीक है, हरगोविंद पंत ने, जिनको अल्मोड़ा कांग्रेस की रीढ़ भी कहा जाता है, बैकबोन ऑफ अल्मोड़ा कांग्रेस। तो ये चार अधिवेशन तो बहुत महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। इसके बाद इनका मोटो खत्म हो गया। कुमाऊं परिषद की स्थापना हुई थी आपकी वन समस्याओं के लिए, फॉरेस्ट जो हमारे प्रॉब्लम चल रही थी उसमें, उसके अलावा जल समस्याएं भी चल रही थी और अन्य समस्याएं भी थी। मेनली जो थी फॉरेस्ट जो प्रॉब्लम्स हो रही थी, फॉरेस्ट के जो भी उसमें मसले थे उसके लिए इसकी स्थापना हुई थी। उसके बाद देखिए 1923 में एक अधिवेशन और होता है, टनकपुर अधिवेशन, बद्रीदत्त पांडे जी अध्यक्षता करते हैं। लास्ट अधिवेशन कुमाऊं परिषद का 1926 में होता है, रानीखेत के गनियातोली में, बैरिस्टर मुकुंदी लाल जी, यहीं पर इसका मर्जर हो जाता है कांग्रेस में, ठीक है। अल्मोड़ा अखबार के पहले संपादक कौन थे? तो अल्मोड़ा अखबार देखिए, अल्मोड़ा अखबार बहुत महत्वपूर्ण है। अल्मोड़ा अखबार देखिए आपका हिंदी कुमाऊं दोनों भाषा में छपता था, कुमाऊं और हिंदी, कुमाऊनी हिंदी में छपने वाला अखबार था। अल्मोड़ा अखबार का प्रकाशन कब हुआ था? 1871 में, 1871 में छपा ये पत्र, पहला अंक इसका। अल्मोड़ा अखबार का जो रजिस्ट्रेशन नंबर था 10 था, ठीक है। कितना था इसका रजिस्ट्रेशन नंबर? अल्मोड़ा अखबार का रजिस्ट्रेशन नंबर था 10, ठीक है। और इसके पहले जो संपादक थे वो थे बुद्धि बल्लभ पंत जी, ऑप्शन सी इसमें से हो जाएगा, बुद्धि बल्लभ पंत जी ने इसका संपादन किया। उसके बाद बहुत से संपादक आए इसके, ठीक है। इसमें हम बहुत से नाम देखते हैं, बुद्धि बल्लभ पंत जी इसके संपादक रहे, उसके अलावा रामदत्त जोशी जी रहे, इसमें बहुत से लोग इसमें आगे रहे और फाइनली इसकी बागडोर आ जाती है किसके हाथ में? बद्रीदत्त पांडे जी के हाथ में 1913 में। उसके बाद वो ब्रिटिश विरोधी लेख लिखना शुरू कर देते हैं, जिसके कारण 1918 में इस पत्र पर बैन लग जाता है और फिर 1918 में ही बद्रीदत्त पांडे जी के द्वारा शक्ति पत्र को शुरू किया जाता है, ठीक है। उत्तराखंड में डोलापाल के आंदोलन से संबंधित कौन थे? तो डोलापाल के आंदोलन जो था ये आपका बहुत महत्वपूर्ण है
और डोला पाल के आंदोलन में क्या होता था, जो उच्च जाति के लोग थे वो आपके अनुसूचित जाति के लोगों को शादी के समय डोला और पालकी में नहीं बैठने देते थे। ठीक है, तो इसका घोर विरोध क्या था उस समय, किसने? जयानंद भारती जी ने। और गांधी जी को भी अवगत कराया गया इस समस्या से, तो गांधी जी नाराज हो गए थे। उन्होंने व्यक्तिगत सत्याग्रह रोकने तक की बात की थी और बोला कि ये गढ़वाल क्षेत्र में कैसी घटना हो रही है, अगर हमारे समाज में जात पात जातिगत भेदभाव होगा, अस्पृश्यता टाइप की अनटचेबिलिटी जो चीजें हो रही थी ये होंगी, तो कैसे हमारे जो आंदोलन है वो आगे बढ़ेगा। गांधी जी काफी नाराज हुए थे, मैंने गांधी जी की यात्राओं में आपको ये पढ़ाया। तो जयानंद भारती जी इसके लिए जाने जाते हैं। उसके बाद फाइनली डोला पालकी आंदोलन सफल रहा। ठीक है, तो फिर उसके बाद सभी को डोला पालकी में बैठने की अनुमति दे दी गई। ठीक है, गढ़वाल हितकारिणी सभा की स्थापना कब हुई थी? तो गढ़वाल हितकारिणी जो सभा बनी थी ये आपका 1901 में बनी थी। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन बी 1901। गढ़वाल यूनियन, गढ़वाल यूनियन 1901। 1901 देखिए एक क्रोनोलॉजी वाली क्लास भी लाऊंगा मैं आपके लिए, बहुत अच्छी रहेगी मेरे को लग रहा है। 1815 से लेकर ना 1815 से ब्रिटिश काल के बाद से लेकर मैं आपका राज्य गठन यानी कि 9 नवंबर 2000, अगर एक क्रोनोलॉजी वाली क्लास लाई जाए कि प्रत्येक वर्ष में क्या महत्वपूर्ण घटना हुई थी, इससे इतिहास याद करना आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। ठीक है, मैं कोशिश करूंगा अपना बेस्ट से बेस्ट। देखते हैं 1901 में गढ़वाल यूनियन, गढ़वाल हितकारिणी सभा आदि स्थापित हुए थे। सरोला सभा भी बाद में बनते, जातिगत 1904 में, क्षत्रिय सभा बनते, जातिगत सभाएं भी बनने लगी थी गढ़वाल में। बहुत सी चीजें मैंने आपको कवर कराई हैं। उत्तराखंड रिवीजन महाकुंभ क्लासेस अवश्य देखिएगा। कुमाऊं कमिश्नरी में किस वर्ष कुमाऊं और गढ़वाल दो जिलों का गठन हुआ था? तो कुमाऊं और गढ़वाल दो जिलों का गठन कब हुआ था? तो ये आपका 1839 में हुआ था। ठीक है, ध्यान रखेंगे 1839। तो 1839 में क्या हुआ आपका, एक जिला था पहले कुमाऊं जनपद। ठीक है, कुमाऊं जनपद, कुमाऊं जनपद था। कुमाऊं जनपद में कितना भूभाग था पता है आपको? कुमाऊं जनपद में आपका वर्तमान कुमाऊं से लेकर आपका पूरा पौड़ी गढ़वाल वाला एरिया, ठीक है, आधा गढ़वाल का एरिया होते, चमोली का एरिया, ये सब एंटायर एरिया कुमाऊं जनपद में आता था। हालांकि गढ़वाल सब डिवीजन था उसमें, यानी कि गढ़वाल क्या थी उसमें, तहसील थी। कुमाऊं एक डिस्ट्रिक्ट था या कमिश्नरी भी थी साथ में। ठीक है, अब और बाकी जो गढ़वाल का पश्चिमी भाग है वो टिहरी रियासत सुदर्शन शाह को दे दिया अंग्रेजों ने। अब 1839 में क्या हुआ, देखिए कुमाऊं जनपद के दो भाग हो गए। एक हो गया हमारा कुमाऊं जनपद, ठीक है, 1839 में कुमाऊं जनपद, और कुमाऊं जनपद से तोड़कर जो हमारा गढ़वाल वाला रीजन था उसको बनाया गया गढ़वाल जनपद। ठीक है, जो वर्तमान में पौड़ी गढ़वाल है। तो फिर हमारा 1839 में दो जनपद हुए, कुमाऊं जनपद और गढ़वाल जनपद। ठीक है, इसके बाद देखिए फिर एक चीज और होगी, कुमाऊं जनपद को भी आपका फिर तोड़ दिया जाएगा कब, 1891 में। तो 1891 में क्या होगा, कुमाऊं जनपद को तोड़ने के बाद दो जनपद बनाए गए, अल्मोड़ा अलग बनाया गया, नैनीताल अलग बनाया गया। ठीक है, फिर 1891 में हम देखते हैं कितने जनपद हो गए हमारे पास, 3 जनपद थे। ठीक है, कितने जनपद हुए, कुमाऊं में आपके 2, गढ़वाल में एक पूरा गढ़वाल जनपद। ठीक है, पौड़ी गढ़वाल जनपद जो था जिसका मुख्यालय आपका पौड़ी में था, श्रीनगर था पहले, उससे हटा के 1840 में उसको कहाँ लाया गया, पौड़ी में लाया गया। ठीक है, क्योंकि अंग्रेजों को ठंडा क्लाइमेट चाहिए था। श्रीनगर में आप देखते हैं नदी घाटी में तो वहां गर्मी होती थी, अंग्रेज जहां चाहते थे भाई अपना हिल स्टेशन में अच्छा खासा ऑफिस बनाते थे ताकि क्लाइमेट उनको सूट हो, अच्छे से वो काम कर पाए, क्योंकि ठंडे प्रदेश के अंग्रेज तो भाई आपको पता ही है। उसके बाद 1891 के बाद आप देखते हैं फिर कुछ हलचल नहीं हुई, और फिर 1949 का जब वर्ष आता है 1949, देखिए समझिए एक क्वेश्चन में क्या क्या चीजें छुपी हुई है। तो जब देश आजाद हुआ, मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूं कि 1947 में जब हमारा देश आजाद हुआ उस समय उत्तराखंड के भूभाग में कितने जनपद थे? तो उसमें भी केवल 3 जनपद थे। एक था अल्मोड़ा, दूसरा था हमारा क्या, नैनीताल, तीसरा जनपद था हमारा पौड़ी गढ़वाल या गढ़वाल जनपद। ठीक है, केवल 3 जनपद हमारे थे आजादी तक। लेकिन आजादी के बाद जब रियासतों का एकीकरण होने लगा तो आजादी के 2 साल बाद यानी कि 1 अगस्त 1949, ठीक है, 1 अगस्त 1949 को उत्तराखंड को चौथा जनपद मिला जिसका नाम था टिहरी गढ़वाल। ठीक है, तो 1949 तक आप देखेंगे राज्य में 4 ही जनपद थे। ठीक है, 1949 1 अगस्त तक टिहरी गढ़वाल जो था आपका ये 50वां जनपद बना था संयुक्त प्रांत का उसमें, क्योंकि उत्तर प्रदेश नाम जो था इसके बाद आया अस्तित्व में, इस समय तक संयुक्त प्रांत इसको कहा जाता था। तो ये पूरी कहानी है, मैंने इस पे बहुत सी वीडियोस पूर्व में भी आपको दी हुई है। देहघाट में उद्योग मंदिर आश्रम की स्थापना कब की गई थी, माफ कीजिएगा किसके द्वारा की गई थी? तो देखिए देहघाट में उद्योग मंदिर आश्रम, ये क्वेश्चन बहुत से एग्जामों में रिपीट हुआ है, और ये इसलिए रिपीट हुआ है क्योंकि देखिए गांधी जी की जब यात्रा चल रही थी उत्तराखंड की, तो गांधी जी की उत्तराखंड यात्रा के दौरान भी इसकी एक महत्वपूर्ण भूमिका है। ठीक है, और इसके अलावा जो गांधी जी के एक साथ में थे शांतिलाल त्रिवेदी जी, उनका भी एक महत्वपूर्ण रोल है इसमें पूरा। ठीक है, तो बहुत सी घटनाएं हुई थी ना उसमें, जब हम पढ़ते हैं ये चीजें
उत्तराखंड के स्वाधीनता आंदोलन को। तो इसलिए ये सेशन थोड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है, इसलिए आपको मैं बोल रहा हूँ कि जो रिवीजन क्लासेस दी हुई है उनको आप अवश्य देखना, ठीक है। तो देवघाट में जो उद्योग मंदिर था ये स्थापित किया गया था किसके द्वारा? ज्योतिराम कांडपाल जी के द्वारा। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ज्योतिराम कांडपाल जी। ज्योतिराम कांडपाल जी आपको याद होगा जब गांधी जी की हमारी गांधी जी ने जो नमक यात्रा की थी, यानी कि नमक कानून तोड़ने के लिए सविनय अवज्ञा आंदोलन किया था 6 अप्रैल 1930 को, ठीक है। तो इस यात्रा को जब 6 अप्रैल 1930 को यात्रा खत्म हुई थी, माफ कीजिएगा, यात्रा पहले शुरू हो चुकी, तो 6 अप्रैल 1930 को गांधी जी ने नमक बनाकर नमक कानून तोड़ा था और सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की। तो इस गांधी जी की यात्रा में भी ज्योतिराम कांडपाल जी पूरी यात्रा में शामिल रहे थे, ठीक है। और ज्योतिराम कांडपाल जी ने देवघाट में उद्योग मंदिर आश्रम की स्थापना की और गांधी जी इसके लिए, जिन्हें गांधी जी मतलब इसके लिए 100 रुपए प्रति माह इनको देते थे उस समय, 100 रुपए प्रति माह भी इसके लिए दिया जाता था, ठीक है। ऐसे मैंने दूसरा नाम बोला, गांधी जी के साथ जो थे शांतिलाल त्रिवेदी जी। शांतिलाल त्रिवेदी जी भी महत्वपूर्ण नाम है। शांतिलाल त्रिवेदी जी ने भी क्या किया था आपका 1937 में, 1937 में, ये क्वेश्चन भी बनता है ना एग्जाम में, तभी बोल रहा हूं मैं। शांतिलाल त्रिवेदी जी ने, गांधी जी ने इनको कुमाऊं में भेजा था, ठीक है। और 1937 में इन्होंने अल्मोड़ा के चनौदा में, चनौदा गांधी आश्रम की स्थापना की थी, ठीक है। 1937 में गांधी आश्रम, ये भी याद रखना, शांतिलाल त्रिवेदी जी ने। तो बहुत सी चीजें हुई थी उसमें उत्तराखंड में स्वाधीनता आंदोलन के दौरान। 1916 में किस प्रकार की एसोसिएशन की स्थापना हुई थी? क्वेश्चन थोड़ा गलत हो रहा है शायद। 1916 में किस प्रकार के एसोसिएशन की स्थापना हुई थी? किस समस्या के समाधान के लिए, ठीक है। कुमाऊं एसोसिएशन की स्थापना किन समस्याओं के समाधान के लिए होती है, क्वेश्चन ये पूछ रहा है इसमें, थोड़ा ऊपर नीचे हो गया, माफ कीजिएगा। तो 1916 में किस प्रकार की समस्या के लिए कुमाऊं एसोसिएशन की स्थापना हुई थी, यानी कि बात हो रही है यहाँ पे कुमाऊं संघ की, कुमाऊं यूनियन की। तो मैं आपको बता चुका हूँ कुमाऊं यूनियन की स्थापना हुई थी 1916 में, मुख्यतः वन समस्याओं के निराकरण के लिए, ठीक है। बी आंसर हो जाएगा। हालांकि और भी समस्याएं थी लेकिन वन समस्याएं प्रमुख थी, एजेंडा यही था उस समय इसको स्थापित करने का। पेशावर कांड के नायक वीर चंद्र सिंह गढ़वाली ने निहत्थे भारतीय पठानों पर गोली चलाने से मना किया था। और ये पेशावर कांड कब हुआ था? तो पेशावर कांड देखिए आपका 23 अप्रैल 1930 को घटित हुआ था। डी आंसर से हो जाएगा, 23 अप्रैल 1930 को घटित हुआ था, ठीक है। और जो वीर चंद्र सिंह गढ़वाली थे 2/18 गढ़वाल राइफल्स के उसमें सैनिक थे। तो इन्होंने बोला भाई हम अपने भाइयों पे गोली नहीं चलाएंगे। उसमें खुदाई खिदमतकार या लाल कुर्ती सेना जो थी उसका नेतृत्व खान अब्दुल गफ्फार खान कर रहे थे, जिनको सीमांत गांधी भी कहा जाता है। तो इन निहत्थे लोगों पर गोली चलाने से इन्होंने इनकार कर दिया था। बाद में इनका कोर्ट मार्शल वगैरह होता है, ठीक है। और उसमें इनको गोली चलाने का जो ऑर्डर दिया था ये रिकेट ने दिया था। वहां पर एक ब्रिटिश अधिकारी था, रिकेट कमांडर था। चंद्र सिंह गढ़वाली ने यहाँ पे बोला था गढ़वाली सीज फायर। तो इसके बाद 23 अप्रैल के दिन ये घटना हुई, पेशावर कांड के नायक के रूप में पॉपुलर हो गए। और 23 अप्रैल को ही जो जवाहरलाल के पिताजी थे मोतीलाल नेहरू ने बोला कि संपूर्ण देश में अब क्या मनाया जाएगा, गढ़वाल दिवस मनाया जाएगा, ठीक है। तो संपूर्ण देश में मोतीलाल नेहरू ने 23 अप्रैल के दिन गढ़वाल दिवस मनाने की घोषणा की थी। इसके बाद गढ़वाली जी को काला पानी की सजा होती है, बाद में छूट के आते हैं, 15 साल की सजा काट के आते हैं पूरी, ठीक है। लगभग 15 साल की सजा होती है, 11वें साल में बाहर आ जाते हैं हालांकि, ठीक है। कुमाऊं परिषद का पहला अधिवेशन कब हुआ था? तो ये मैं आपको बता चुका हूँ। कुमाऊं परिषद का पहला अधिवेशन 1917 अल्मोड़ा में हुआ था। ऑप्शन 20 में सही हो जाएगा, ठीक है। तो ऊपर मैं आपको सभी अधिवेशन बता चुका हूँ। कुमाऊं परिषद का पहला अधिवेशन अल्मोड़ा में हुआ था, फिर उसके बाद आपका हल्द्वानी में हुआ था दूसरा अधिवेशन, ठीक है। 16 में स्थापित हुआ था कुमाऊं परिषद, ये ध्यान रखना। बाकी मैं बता चुका हूँ ऊपर, ठीक है, ज्यादा इसमें टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। चलिए, तो ये था दोस्तों आज उत्तराखंड पीवाईक्यू सेशन भाग 50। किसी भी प्रश्न में आपको लगता है अगर मेरे से कोई त्रुटि हुई है तो मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। आप कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं ताकि नेक्स्ट सेशन में मैं उसका करेक्शन कर पाऊं। बाकी हमेशा की तरह बोलूंगा यार, अपने जीवन में कम से कम एक पेड़ अवश्य लगाएं और लोगों को भी इसके लिए अवेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय देवभूमि।